हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल नेहवाल एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है न्यू ड्रग और नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। यानी कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रहा है तो हमारे जो ड्रग को डिलीवर, यानी ड्रग डिलीवर का मतलब है ड्रग को बॉडी में पहुंचाने के तरीके भी बदल रहे हैं। ड्रग की जैसे जैसे नई नई ड्रग्स की डिस्कवरी हो रही है, नई नई टेक्निक्स की डिस्कवरी हो रही है, तो हमारे जो ड्रग डिलीवर करने के तरीके हैं वो भी चेंज हो रहे हैं। तो हमारा टॉपिक आज का है न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम, और इसको हम नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता क्या है। ये ड्रग डिलीवरी सिस्टम दो टाइप का ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। एक तो कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म के माध्यम से, हम जो कन्वेंशनल का मतलब है पारंपरिक का मतलब है जो हम पहले से यूज करते आए हैं। पहले से हम टैबलेट कैप्सूल्स लेते हैं, और कैसे लेते हैं हम डिवाइडेड डोजेस में लेते हैं उनको। डिवाइडेड डोजेस का मतलब है टैबलेट हमेशा हम लेते हैं, टैबलेट लेते हैं, उसको बोला जाता है कि आपको 6-6 घंटे पे लेनी है, 4-4 घंटे पे लेनी है, यानी कि डिवाइडेड डोजेस में उसको हम लेते हैं। यानी कि अगर हमको 2 ग्राम पैरासीटामोल लेनी है तो उसको हम डिवाइडेड डोजेज में लेते हैं। दूसरा है न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम, यानी कि नया ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो जैसे मैंने बताया, कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म हमारी क्या है, टैबलेट कैप्सूल सिरप इमल्शन सस्पेंशन एट्सेट्रा, ये हमारी क्या है कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म है। और न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम में क्या है, न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम में सस्टेन्ड एक्शन डोजेज फॉर्म, अभी मैं बताऊंगा डिटेल में। सस्टेन्ड एक्शन डोजेज फॉर्म, कंट्रोल एक्शन डोजेज फॉर्म, टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ये क्या है, ये न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। तो सबसे पहले हम जाने कि व्हाट इज ड्रग डिलीवरी। ड्रग डिलीवरी का मतलब है कि कोई भी अप्रोच, कोई भी फॉर्मुलेशन, कोई भी टेक्नोलॉजी या कोई भी सिस्टम जो ड्रग को हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करा रहा है। ट्रांसपोर्ट का मतलब जो ड्रग हमारे अंदर शरीर में जा रही है उसमें कोई भी फॉर्मुलेशन या टेक्नोलॉजी या कोई भी सिस्टम जो लग रहा है हमारे ड्रग को हमारी बॉडी में पहुंचाने के लिए, उसे हम कहते हैं ड्रग डिलीवरी। यानी डिलीवरी का मतलब ड्रग को डिलीवर करना, हमारी बॉडी में पहुंचाना, ट्रांसपोर्ट करना। तो ये जो है 2 फैक्टर पे बेस करते हैं। यानी कि अगर ड्रग को डिलीवर करते हैं तो हमारे 2 फैक्टर्स हैं, डोजेज फॉर्म और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। कोई भी डोजेज फॉर्म चाहिए और दूसरा उसके लिए अंदर पहुंचाने के लिए रूट ऑफ एडमिशन की जरूरत पड़ती है। तो ये था हमारा ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब हम आते हैं कि जो हमारा पुराना सिस्टम था, यानी कि कन्वेंशनल पारंपरिक डोजेज फॉर्म, उसमें हमारी ऐसी क्या कमियां थी जिसको हमें न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम की जरूरत पड़ी। तो क्या क्या डिसएडवांटेजेस थी हमारी कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म में जो हम पहले से डोजेज फॉर्म यूज करते हैं। उसमें क्या क्या, पुअर पेशेंट कंप्लाइंस एंड एक्सेप्टेंस। पुअर पेशेंट कंप्लाइंस का मतलब है कि जो डॉक्टर पेशेंट को निर्देश देता था पालन करने के लिए कि आप ये दवा लीजिए, आपको 6-6 घंटे बाद इसको लेना है या 4-4 घंटे बाद लेना है, लेकिन पेशेंट क्या करता था, हम कितने लोग ऐसे हैं जो 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 पूरा टाइम देखते हैं कि हाँ आज 4 बजे लिए तो उसको 10 बजे लेना, 10 बजे लिए तो उसको फिर 6 घंटे बाद 4 बजे लेना। ये हम कभी फॉलो नहीं करते हैं। हम बस क्या फॉलो करते हैं कि एक सुबह में ले ली, एक दोपहर में ले ली। दोपहर में भी क्या हुआ, कभी पहले ले ली, कभी बाद में ले ली, है ना। तो इसे कहते हैं पुअर पेशेंट कंप्लायंस, यानी कि निर्देशों का पालन ठीक से नहीं हो पाता है। एंड एक्सेप्टेंस होता क्या है, कभी कभी रात में मान लिया डोज हमें 6-6 घंटे बाद होनी, तो रात में हम सो रहे हैं तो अब क्या हुआ कि हम रात में सोते सोते उठ के तो लेंगे नहीं, तो उस डोज को क्या करते हैं हम उसको डोज को आगे बढ़ा देते हैं, नेक्स्ट टाइम में हम लेते हैं उस डोज को, है। और कभी कभी क्या होता है, डोज लेना भूल भी जाते हैं, तो इंक्रीज चांसेस ऑफ मिसिंग द डोज ऑफ ए ड्रग फॉर विच फ्रीक्वेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज नेसेसरी। जिसमें ड्रग को हमें लेना 6 घंटे बाद, लेकिन क्या हुआ कि हमने उसको नहीं लिया, हम भूल गए, फिर हम क्या करेंगे, उसको फिर आगे लेते हैं जो है। तो इसे कहते हैं हम पुअर पेशेंट कंप्लायंस और एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट है
फ्लक्चुएशन ऑफ ड्रग लेवल इन ब्लड। अभी मैं आगे भी इसको डिफाइन करूंगा। इसमें क्या है, फ्लक्चुएशन ऑफ ड्रग लेवल, यानी कि जो ड्रग का हमारी बॉडी में जो एब्जॉर्प्शन होता है, तो एब्जॉर्ब होने के बाद जो ड्रग का जो लेवल है, ड्रग का जो लेवल है वो जो यानी कि जो कंसंट्रेशन है ड्रग की कंसंट्रेशन जो है वो फ्लक्चुएट करती है ना। जैसे ही हमने ड्रग ली, उसका ड्रग लेने के बाद क्या हुआ, उसमें जो ब्लड में कंसंट्रेशन ड्रग की बढ़ी, वो पहले कहाँ पहुंची, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन में पहुंची, और उसके बाद ऊपर गई, और उसके बाद फिर वो क्या हुआ, फिर फ्लक्चुएट होके जैसे जैसे ड्रग की जो क्वांटिटी है वो ब्लड में कम होती चली गई, तो वो क्या हुआ कि जो उसका जो लेवल है वो डाउन होता चला गया, और फिर हमें क्या हुआ, फिर हम 0 से चले थे, फिर हम 0 पे आ गए। इसीलिए डिवाइडेड डोजेज में बोला जाता है, यानी कि जो फ्लक्चुएशन होता है, हमारा जो कंसंट्रेशन जो है दवा की हमारे ब्लड में, उसमें फ्लक्चुएशन कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, ऐसे फ्लक्चुएशन होते हैं इसमें, जो हम कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म में। डिक्रीज कंसंट्रेशन एट द साइट ऑफ एक्शन। अब जहां पे दवा का एक्शन होना, जिस साइट पे जाके दवा का एक्शन होना, यानी जो ड्रग जो रिसेप्टर, हर एक ऑर्गन्स पे क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं ड्रग्स के, जो है जहां से दवा का एब्जॉर्प्शन होता है, तो वहां पे जो ड्रग की कंसंट्रेशन है एट द साइट ऑफ एक्शन, वो बहुत ही कम कंसंट्रेशन पहुंचती थी। जो हमारी ज़्यादातर जो दवा की कंसंट्रेशन है वो क्या है, वो मेटाबोलाइज होके हमारे एक्सक्रीट हो जाती थी, यानी कि जो सही मात्रा में जहां पे ड्रग पहुंचनी है उसकी मात्रा बहुत कम होती थी जो पहुंचने की। दूसरा, फ्लक्चुएटिंग ड्रग लेवल लीड टू द एडवर्स ड्रग इफेक्ट। अब ये जो फ्लक्चुएशन होता था, फ्लक्चुएशन होने की वजह से, जो कंसंट्रेशन कम ज़्यादा होने की वजह से क्या होता था कि जैसे अभी हमने ड्रग, जैसे मैंने बताया था, डोज हमने पहले ले ली, अभी उसका जो है लेवल अभी कम नहीं हुआ है, पता चला कि 6 घंटे के बजाय हमने 4 घंटे पे ले ली, फिर उसका यानी कि क्या हो गया, अब जो पहली यानी कि दवा हमारी एक्सक्रीट नहीं हुई है और हमने दूसरी डोज ले ली, उससे क्या हुआ कि उसमें जो है ड्रग का जो है लेवल हमारे ब्लड में बढ़ गया, जिससे कि एडवर्स ड्रग इफेक्ट भी हो सकता था। अब आते हैं हम, तो ये जो डिसएडवांटेज है इनको हम कैसे हम जो है ओवरकम करेंगे, इन डिसएडवांटेज से कैसे दूर करेंगे इन डिसएडवांटेज। तो इन डिसएडवांटेजेस को दूर कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, यानी कि ड्रग की जो क्वांटिटी एब्जॉर्ब हो रही है उसकी मात्रा बढ़ जाए। यानी कि जो हमारी पहले क्या, जो कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म में क्या होता था कि जैसे हम दवा लेते थे तो हमारे जो ब्लड में क्वांटिटी एब्जॉर्ब होने की क्वांटिटी थी वो बहुत कम होती थी। दूसरा, बाय इनहेंसिंग द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग। बायोअवेलेबिलिटी जो ड्रग है, यानी कि जो थेरेपेटिकली एक्शन हमारे प्रोड्यूस कर रही है, उसकी जो क्वांटिटी है उसको हम बढ़ा दें, यानी कि थेरेपेटिक इंडेक्स को हम बढ़ा दें, जो ड्रग है वो ज़्यादा अवेलेबल हो जाए हमारे थेरेपेटिक एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे मैंने बताया, बाय इंक्रीजिंग द थेरेपेटिक इंडेक्स ऑफ ड्रग, थेरेपेटिक इंडेक्स यानी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो जो हमारा जो थेरेपेटिक इंडेक्स है वो ड्रग का बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इज द इंप्रूविंग पेशेंट कंप्लाइंस एंड एक्सेप्टेंस। पेशेंट कंप्लाइंस और एक्सेप्टेंस को बढ़ा दें, यानी कि पेशेंट को अब अगर हम कोई ड्रग ऐसी बना दें जिसको हमें बार बार ना लेना पड़े, केवल एक बार लें और वो हमारे बॉडी में मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन लगातार बनाए रखे, या अपने आप ही समय समय पे जो है उसका स्लोली रिलीज हो और कंटिन्यूअस रिलीज होता रहे, जिससे कि मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में लगातार बनी रहे। तो इससे पेशेंट कंप्लाइंस हो जाएगा। दवा अगर भूल भी जाए, भूलने की कोई बात ही नहीं आएगी, एक बार लेनी है उसको, जो है डिवाइडेड डोजेज में लेनी नहीं है, पूरे दिन में एक बार लेनी है, उसको ले लिया, उसका जो मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन है वो ब्लड में बना रहा, तो उसकी जो थेरेपेटिक वैल्यू है वो हमेशा बनी रहेगी।
तो एक्सेप्टेंस भी सही हो जाएगा उससे। तो इसके लिए क्या हुआ, तो इसके लिए क्या किया गया, तो इसके लिए जो है आया सस्टेन्ड एक्शन। सस्टेन्ड एक्शन का मतलब होता है कि ड्रग का लंबे समय तक इफेक्ट हमारी बॉडी में बने रहना, उसको कहते हैं सस्टेन्ड एक्शन, है ना। सस्टेन्ड रिलीज, सस्टेन्ड रिलीज का मतलब है कि दवा जो है हमारी बॉडी में धीरे धीरे कंटिन्यूअस जो है रिलीज जो है वो होती रहे, यानी कि जो मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन है, यानी कि जो मिनिमम जो दवा हमें चाहिए, जो हमारे ब्लड में कंसंट्रेशन चाहिए जो किसी इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, वो हमारे ब्लड में लगातार बनी रहे। तो इसके लिए सस्टेन्ड एक्शन, सस्टेन्ड रिलीज, प्रोलॉन्ग्ड एक्शन, एक्सटेंडेड एक्शन, कंट्रोल रिलीज, टाइम रिलीज डोजेस फॉर्म आर टर्म यूज्ड टू आइडेंटिफाई ड्रग डिलीवरी। तो ये आ गया अब मॉडिफाइड ड्रग डिलीवरी, यानी कि जो पहले थी कन्वेंशनल डिलीवरी, तो ये सस्टेन्ड एक्शन, सस्टेन्ड रिलीज, प्रोलॉन्ग्ड एक्शन, एक्सटेंड एक्शन, कंट्रोल्ड रिलीज, टाइम रिलीज डोजेस फॉर्म जो है आज यूज टू आइडेंटिफाई ड्रग डिलीवरी। अब जो है ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो है ये आ गया, नए ड्रग डिलीवरी सिस्टम में आ गए हम लोग जो है। तो दीज प्रिपरेशन आर डिजाइन। अब ये जो प्रिपरेशन है इनको हमने कैसे डिजाइन किया, इस तरीके से डिजाइन किया जिससे कि लंबे समय तक थेरेपेटिक इफेक्ट जो है कंटिन्यूसली दवा रिलीज होती रहे और लंबे समय तक जो थेरेपेटिक इफेक्ट है वो बॉडी में बना रहे लंबे समय तक, एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिंगल डोज। सिंगल डोज लेने के बाद हमें दोबारा दवा लेने की जरूरत ना पड़े, स्लोली वो कंटिन्यूअसली रिलीज होती रहे और जो मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन है वो ब्लड में हमारी बनी रहे। तो सस्टेन रिलीज ऑफ कंट्रोल्ड रिलीज डिलीवरी सिस्टम, तो यूज ऑफ सस्टेन रिलीज और कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब इनका जो है तो दीज आर फाउंड मोर सुटेबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, तो ये जो सस्टेन्ड एक्शन या सस्टेन्ड रिलीज डोजेस फॉर्म है इनका कहाँ यूज करते हैं हम जो है, ये ज़्यादातर यूजिंग है उन क्रोनिक डिजीज के लिए जिसमें हमें लंबे समय तक दवा खानी पड़ती है, लंबे समय तक ड्रग्स लेनी पड़ती हैं, उनमें ये जो है बहुत ही कामयाब है सस्टेन्ड रिलीज या कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो इसमें कौन कौन सी डिजीज है ऐसी, जैसे कि अस्थमा, डायबिटीज, जिसमें हमें दवा लंबे समय तक, यानी कि डायबिटीज है तो हमें पता चले एक बार डायबिटीज होगी तो हमें दवा लेनी ही लेनी है ना। हाइपरटेंशन है, बीपी है, ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर के लिए हमें डेली लेनी ही लेनी है। पेप्टिक अल्सर, रोमेटो, इसमें क्या लंबा ट्रीटमेंट चलता है इसमें जो है, पेप्टिक अल्सर, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, कैंसर, एंजिना पेक्टोरिस, डिप्रेशन, एंजाइटी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन एक्सेट्रा। तो ये सब वो डिजीज हैं जिनमें हमें लंबे समय तक दवा यूज करनी पड़ती है। तो इनके लिए हम सस्टेन्ड एक्शन, यानी कि हमें क्या हो कि एक बार ड्रग ले लें और वो हमारे काफ़ी दिनों तक काम करती रहे, हमें बार बार दवा ना लेना पड़े। तो नाउ इट इज लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। आजकल बहुत सारे इस टाइप के जो सस्टेन्ड एक्शन डोजेस फॉर्म जो है मार्केट में अवेलेबल है, ओरल भी, पेरेंटल भी, ऑप्थेल्मिक, ट्रांसडर्मल, है ना, इंट्रावेजाइनल, इंट्रायूट्रिन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अवेलेबल है मार्केट में। अब आते हैं कि क्या फर्क होता था, जैसे मैंने बताया था आपको कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म, है ना, जब हम ओरल डोजेस फॉर्म लेते थे तो क्या होता था, इन कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन डिवाइडेड डोजेस, तो हम ड्रग कैसे लेते थे, डिवाइडेड डोजेस में लेते थे, यानी कि अब ली फिर 6 घंटे बाद, फिर 6 घंटे बाद, ऐसे लेते थे जो है। तो क्या होता था, ब्लड कंसंट्रेशन और टाइम का ये ग्राफ है, ये हम बताएंगे इससे कि क्या होता था वो है। तो इन कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म दैट इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन डिवाइडेड डोजेस एट ए स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ टाइम, ए ब्लड कांस्टेंट लेवल इज नॉट येट मेंटेन, यानी कि क्या है, जो ब्लड कंसंट्रेशन लेवल है वो हमारा अप डाउन होता था, यानी कि मेंटेन नहीं, तो देयर इज ए कंसिडरेबल फ्लैक्चुएशन इन ड्रग कंसंट्रेशन। जैसे कि आप देखेंगे ये हमारा हो गया कंसंट्रेशन, ड्रग की कंसंट्रेशन ब्लड में, और ये हो गया
टाइम जब हम ग्राफ करते थे, यानी कि जीरो टाइम पे यहाँ से हमने ड्रग ली। अब ये जीरो टाइम पे ड्रग ली और ड्रग लेने के बाद क्या होता था, जैसे जैसे ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता था हमारी बॉडी में, ये ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो रहा हमारी बॉडी में, है ना। तो ये जो है, ये जो लाइन है, ये है मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। तो मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन पर पहुंच जाते थे और उसके बाद मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन से ऊपर जाती थी। अब ये जो टाइम है यहाँ से यहाँ तक, जो मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन का टाइम है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये जो टाइम है, ये इस टाइम तक हमारी बॉडी में जब हम क्या करते थे, फिर धीरे धीरे क्या होता था, कंसंट्रेशन डाउन होना शुरू होता था। जब यहाँ से डाउन होना शुरू होता था तो मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन कितने देर तक, केवल यहाँ से अगर हमने ये जीरो है टाइमिंग और यहाँ पे मान लिया है ये 6 आवर्स, है ना, 6 घंटे बाद हमें 6 घंटे, तो क्या हुआ, जैसे स्टार्टिंग करने के बाद हमारा मान लिया आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद हमारा जो मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन है वो ब्लड में पहुंचा, उसके बाद वो हाई हुआ और उसके बाद फिर ये धीरे धीरे जो कंसंट्रेशन है वो कम होना शुरू हो गया, जैसे टाइम के साथ साथ वो कम होना शुरू हो गया। तो जो मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन रहा वो हमारे ये मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन रहा ये, यानी कि जो मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन है वो बॉडी में रहा हमारे केवल 2 से 3 घंटे। अब जब 6 घंटे बाद फिर क्या हुआ, फिर हमने दोबारा दूसरी डोज ली, दूसरी डोज लेने के बाद फिर वही हुआ, फिर ऊपर गया वो, फिर डाउन आया, फिर तीसरी डोज ली, फिर ऊपर गया, फिर। तो ये जो कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म में हमारे साथ ये होता था, कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म में। अब जो हमारा अब सस्टेन्ड एक्शन डोजेस फॉर्म में क्या होता है, अब मैं बताता हूँ सस्टेन्ड एक्शन डोजेस फॉर्म में क्या होता है। तो ये जो ओरल न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, इसमें सस्टेन्ड एक्शन डोजेस फॉर्म में मेडिकामेंट के जैसे कि टैबलेट कैप्सूल अगर हम लेते हैं, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, तो ड्रग का रिलीज क्या होता है, स्लोली और कंटिन्यूसली स्लोली रिलीज होता है, लंबे समय तक के लिए जो एक्शन जो है वो बना रहता है, मेंटेनिंग द मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन द ब्लड एट ए कांस्टेंट लेवल थ्रू आउट द ट्रीटमेंट पीरियड। पूरे ट्रीटमेंट पीरियड में जो है एक बार लेने के बाद वो दवा धीरे धीरे रिलीज होती है, दवा धीरे धीरे रिलीज होने के बाद उसका जो कंसंट्रेशन है वो हमारे ब्लड में मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन काफ़ी लंबे समय तक बना रहता है। इसको ऐसे देखिए, अगर हम देखेंगे ये आपका ब्लड कंसंट्रेशन हो गया, ये आपका टाइम हो गया। जब तो जैसे स्टार्टिंग में क्या होता था, उसमें भी क्या होता था, जैसे हम यहाँ जीरो पे हमने मेडिसिन ली तो हमारे थोड़े समय बाद हमारे ब्लड में पहुँच के मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन पहुँच जाती थी। उसमें भी कन्वेंशनल में भी यही होता था और इसमें भी यही होता है, स्टार्टिंग दोनों की सेम है। लेकिन इसमें क्या होता है, दवा कंटिन्यूअसली रिलीज होती रहती है लंबे समय तक। तो इसमें जो ये मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन है ये लगातार हमारे ब्लड में बना रहता है। हमारा सिस्टम कैसा होता है कि अब सस्टेन्ड एक्शन डोजेस फॉर्म में मैं आगे बताएंगे आपको जो सस्टेन्ड एक्शन फोर्स कैसे डिजाइन किया जाता है, कैसे ऐसा होता है कि लंबे समय तक हमारा जो इफेक्ट वो बने रहता है। तो नेक्स्ट जो है हमारा चलते हैं इसमें, तो जनरल प्रिंसिपल ऑफ सस्टेन्ड डोजेस फॉर्म। सस्टेन्ड डोजेस फॉर्म का जनरल प्रिंसिपल क्या है? सस्टेन्ड डोजेस फॉर्म का जो जनरल प्रिंसिपल है वो ये है कि जैसे ही हम दवा लेते हैं तो इनिशियल डोज, यानी कि उसमें से जो है एक डोज क्या है, तुरंत रिलीज होगी तो क्या होगा, जो पहले वाला इफेक्ट है, शुरू का जो इफेक्ट है वो कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म की तरह, यानी कि मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन तक उतने समय में पहुंच जाए, है ना, जो इनिशियल डोज है। और उसके बाद जो ड्रग है उसका रिलीज धीरे धीरे कंटिन्यूअसली हो और जो मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन है वो ब्लड में बनी रहे। तो ये जनरल एक प्रिंसिपल होता है कि जैसे ही हम सस्टेन्ड एक्शन डोजेस फॉर्म ले तो पहली जो इनिशियल डोज है, सस्टेन्ड एक्शन डोजेस फॉर्म क्या मान रहे हैं कि हमने मान लिया 4-6 डोज इकट्ठी जो है एक बैग में बंद की और उसको हमने ले ली। अब जब हमने उसको ले लिया तो जो एक सबसे पहले क्या होगा, हमने छोटी छोटी पोटली बनाई। छोटी छोटी पोटली का मतलब है कि हमने मान लिया 10 टैबलेट की एक
एक जो है एक पुड़िया बना ली, उस पुड़िया को हमने ले लिया। तो सबसे पहले क्या होगा, इनिशियली सबसे पहले जो है एक जो जैसे कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म में रिलीज होता था वैसे रिलीज हुआ। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद दूसरी जो टैबलेट है उसमें से निकली पुड़िया में से वो, उसके बाद तीसरी निकली, एक चौथी निकली, पांचवी निकली। ऐसे ही क्या है कि दवा धीरे 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 उसमें से रिलीज होती रही और कंटिन्यूअस समय तक कंटिन्यूअस रिलीज होती रही, और जो मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन है वो ब्लड में हमारा बना रहा लंबे समय तक के लिए। तो देयरफॉर द प्रोडक्ट इज सो डिजाइन दैट इट शुड कंफर्म दिस रिक्वायरमेंट। तो प्रोडक्ट को हम इस तरीके से डिजाइन करना पड़ा कि जो है जिससे कि हमारा स्लो कंटिन्यूअस रिलीज और मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन ब्लड में बनी रहे। अब इस टाइप का सस्टेन्ड एक्शन डोजेज फॉर्म के डोज को डिजाइन करने के लिए हमारे जो फैक्टर्स थे, 3 फैक्टर्स होते हैं। हम जो दवा लेते हैं उसमें आप देखेंगे ADME। ADME का मतलब होता है सबसे पहले क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद दूसरा होगा डिस्ट्रीब्यूशन। M का मतलब मेटाबॉलिज्म और E का मतलब एक्सक्रीशन। ये 4 प्रोसेस जो है 4 प्रोसेस होते हैं जब हम कोई भी डोजेज फॉर्म लेते हैं। तो सबसे पहले एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीजन। तो इसमें जो हमारे अब हम ड्रग के एक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं, ड्रग के एक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं या तो क्या करें कि ड्रग के एब्जॉर्प्शन को हम स्लो कर दें। ड्रग धीरे धीरे स्लोली जो है उसका एब्जॉर्प्शन होगा, तो उसका एब्जॉर्प्शन जो ज़्यादा देर तक हमारी बॉडी में रहेगी। दूसरा, डिक्रीजिंग द रेट ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि जो है बायो ट्रांसफॉर्मेशन का जो रेट है उसको हम क्या कर दें, यानी कि मेटाबॉलाइजेशन वगैरह जो हो ड्रग का वो स्लो हो, धीरे हो, तो वो भी तब भी हमारे बॉडी में ज़्यादा लंबे समय तक वो बनी रहेगी। तीसरा, डिक्रीजिंग द रेट ऑफ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीजन के रेट को हम जो है, क्योंकि हमें क्या है, हमारा मेन मकसद है हमें ड्रग को ज़्यादा लंबे समय तक अपनी बॉडी में रखना है, और ज़्यादा लंबे समय तक हमारे ब्लड में कंसंट्रेशन कैसे सकती है, वो रह सकती है या तो हमारा एब्जॉर्प्शन स्लो हो, धीरे धीरे हो, लंबे समय तक हमारे उसमें बनी रहे जो है सर्कुलेशन में। दूसरा, या फिर मेटाबॉलिज्म यानी जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो स्लो हो। या फिर तीसरा क्या है कि जो एक्सक्रीशन है वो स्लो हो। लेकिन इन तीनों फैक्टर्स में हम जो है ना तो हम जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन है उसका रेट को डिक्रीज कर सकते हैं और ना ही एलिमिनेशन को डिक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि बायो ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमिनेशन दोनों में ही बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व रहते हैं, एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो अब क्या होगा, अगर हमें बायो ट्रांसफॉर्मेशन को चेंज करना है या एलिमिनेशन के रेट को चेंज करना है तो हमें बहुत सारे एंजाइम्स को भी ड्रग के साथ एडमिनिस्ट्रेट करना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जो ओनली फैक्टर जिसको हम इंटरफेयर कर सकते हैं, जिसको फैक्टर को चेंज करके हम सस्टेन्ड एक्शन डोजेज फॉर्म बना सकते हैं, तो वो है केवल डिक्रीजिंग द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, यानी कि एब्जॉर्प्शन से ही हम छेड़छाड़ कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर ये वीडियो आपको मेरी पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।